गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे एजुकेशनल चैनल डिजिटल इंडिया कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग गति का चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे, आज उसी को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का नियम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा गया है। ठीक है, तो न्यूटन के नियम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूटन का नियम ही क्यों कहा गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए गति के नियमों को। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। ठीक है, इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम तो गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वैज्ञानिक हैं, सबसे पहले गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसीलिए उन्हें न्यूटन गति का नियम प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मोशन, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए उन्हें न्यूटन का
गति का नियम माने गति का जो नियम है उससे न्यूटन का गति का नियम कहा गया। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने गति के नियम में 3 नियम दिए थे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला न्यूटन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। इसको लिख सकते हैं तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम। न्यूटन ने अपने प्रथम गति के नियम में क्या कहा? ठीक है, कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, ठीक है, तो विराम अवस्था में ही रहती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वो एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसी ही चलती रहेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वैसी चलती रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी जो बल है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। ठीक है, लगातार उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनना चाहिए। मतलब न्यूटन ने कहा कि जो वस्तु जिस तरह से पहले उस तरह से ही वो रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वस्तु स्थिर रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु एक समान गति में चल रही है तो वो एक समान गति में चलना चाहता है, अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में ही रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए न्यूटन ने अपने पहले नियम में ये लिखे हैं कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है, मन स्थिर है, उस पर कोई हम लोग बाहरी बल नहीं लगाए हैं तो वो स्थिर में ही हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर उसमें कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा और वो वस्तु गति में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन की गति के प्रथम नियम को नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम। कोई वस्तु विराम की अवस्था कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है, तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु एक समान गति में यदि कोई वस्तु एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है,
तो क्या होगा, वैसे ही चलती रहेगी। तो क्या होगा, ऐसे ही चलती रहेगा। ठीक है, तो वो वैसे ही चलती रहेगी। जब तक वैसे चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, जब तक कि, देखिए, जब तक कि उस वस्तु पर, उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, तो सभी वस्तुएं अपनी तो कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है। हम आपको वही चीज़ आराम से समझिए। ठीक है, हम आपको अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई वस्तु अगर स्थिर है, ठीक है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। तो अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। यदि एक समान गति में कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, तो ऐसे ही वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर हम लोग कोई बाहरी बल न लगाएं। अगर हम लोग कोई वस्तु चल रही है, उस पर बाहरी बल लगा के उसको बल लगाते हैं तो उसका दिशा में, अवस्था में वस्तु का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बल लगाए ना, लगातार उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो अर्थात अगर उसको अवस्था में परिवर्तन हो नहीं करेंगे तो वस्तु उसी दिशा में ही रहेगी। और अगर अवस्था में उसको परिवर्तन करेंगे, बल लगाएंगे, तो वस्तु दूसरी दिशा में जाएगी। ठीक है, तो अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहती है। न्यूटन का ये कहना है प्रथम नियम में कि वस्तु पहले प्रारंभिक अवस्था में जैसे रहती है, कोई वस्तु वो वैसे ही रहना चाहती है। ठीक है, जब हम लोग उस पर बल लगाते हैं तो वस्तु एक जगह से उस जगह जाती है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु, कोई वस्तु विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बाहरी असंतुलित बल जो है, एक्सटर्नल फोर्स, कार्य न करे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में विराम या गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व यानी इनर्शिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, जब कि वस्तु स्थिर रहती है, ठीक है, तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन जब नहीं होने की प्रवृत्ति, जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जड़त्व का नियम। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनर्शिया। IN INERTIA। ठीक है, ऐसे। तो वस्तुओं की जो प्रारंभिक अवस्था होता है विराम या गति का की अवस्था में जो परिवर्तन जब नहीं होता वस्तु, तो उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम लोग जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व का इसीलिए न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहेंगे। ठीक है, अब आपको कभी पूछा गया कि न्यूटन का गति का नियम को क्या कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन का गति का नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जड़त्व के कुछ उदाहरण हम लोग जानते हैं। ठीक है, जड़त्व क्या होता है हम लोगों को पता चल गया। अभी हम लोग जड़त्व के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जड़त्व के उदाहरण। जड़त्व के उदाहरण क्या क्या है? जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उस पर बैठा जो यात्री होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो जड़त्व के कारण क्या होता है कि रुकी हुई गाड़ी मान लीजिए अचानक रुका हुआ है। ठीक है, और उसमें सवारी बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक चल पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, उस गाड़ी में जो बैठा जो यात्री होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। और हम लोग न्यूटन के प्रथम गति के नियम में पढ़े कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है। गाड़ी में जो बैठा व्यक्ति है वो जब गाड़ी बंद रहता है और व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ रहता है, जब गाड़ी रुका रहता है, ठीक है, और वहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, तो गाड़ी भी रुका हुआ रहता है। ठीक है, मतलब गाड़ी भी गति में नहीं होती और व्यक्ति भी गति में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ कर देती है तो व्यक्ति विराम में रहता है और गाड़ी गति हो जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति विराम में रहता है तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति विराम में, तो विराम में रहना चाहता है तो गाड़ी गति में हो जाती है, इसीलिए क्या हो जाता है, वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो पीछे की ओर किस लिए झुक जाता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी
चल रहा है, उसमें सवारी बैठे हुए व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और गाड़ी अचानक ब्रेक ले ले, ठीक है, तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब गाड़ी चलती रहती है तो गाड़ी भी गति में रहता है और वहाँ जो बैठा व्यक्ति है वो भी गति में रहता है। लेकिन गाड़ी जब अचानक रुक जाती है तो गाड़ी विराम में आ जाती है और व्यक्ति गति में आ जाती है। इसी कारण से जो व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण क्या होता है? चलती हुई गाड़ी में के अचानक रुक जाने से उस पर जो बैठा जो व्यक्ति है और आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम जान सकते हैं कि गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है। ये कांच में अगर हम लोग गोली मारेंगे तो उसमें कांच में मारने से कांच गोल छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर अगर हम वहाँ मार देंगे, ठीक है, कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कांच में हम लोग गोली मारते हैं तो उसमें सीधा छेद हो जाता है, गोली आर पार हो जाता है और कांच में छेद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसी कांच में अगर हम लोग पत्थर मारते हैं तो कांच क्या होता है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हर समझ में? तो ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर गिर जाते हैं। कंबल से धूल कैसे अलग किया जाते हैं कि जोर जोर से उसको डंडा से मारने से क्या होता है? धूल कण आपस में गिर जाते हैं। ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका उदाहरण। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने, मस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इनर्शिया का जरूरत होगा, ठीक है। पर उसमें बैठा व्यक्ति बैठे यात्री लिखे पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं, अगर अचानक कोई गाड़ी चलती है, ठीक है, और उसमें रुक जाती है, चलती हुई गाड़ी लिखें, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है, ठीक है, लेकिन पत्थर मारने से कांच टुकड़े टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, ठीक है, गोल छेद हो जाता है। परंतु पत्थर मारने से क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो आज हम लोग गति और उसकी गति के नियम में पहला नियम जड़त्व का नियम और जड़त्व का कुछ उदाहरण पढ़े। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना सोशल मीडिया में जो भी आपका नेटवर्क है सब में वीडियो को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थियों के पास वीडियो पहुंच पाए। तो कल का क्लास में भी हम लोग इसी चैप्टर को, मोशन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ाई करेंगे। मोशन का ही हम लोग कल हम लोग द्वितीय नियम, आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग किया है, कल हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। देन कल का क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।